बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मार्केट लाइव विद नदीम मौलवी। आज एक प्रोग्राम हमने आपके लिए खुसूसी तौर पे बनाने का फ़ैसला किया है, जिसमें आपको पता लगेगा कि आप अगर किसी ब्रोकर के पास जाते हैं तो आपको क्या क्या सवाल करने चाहिए और किस तरह से आप ब्रोकर का इंतखाब करेंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ। मेरे पास आज जो दो मेहमान हैं वो हैं जनाब आसिफ अज़ीज़ साहब, जो एक कंपनी के सेल्स डेस्क के हेड हैं। दूसरे जनाब शाहिद शेख साहब हैं। इनका बड़ा वसी तजुर्बा है, कॉर्पोरेट्स के साथ भी काम किया है, प्राइवेट्स के साथ भी काम करते हैं, इन्वेस्टर्स के साथ, इन बड़े इन्वेस्टर्स के साथ इन्होंने काफ़ी काम किया है स्टॉक मार्केट में। इनसे भी गुफ्तगू करेंगे। तो प्रोग्राम के आगाज़ में मैं समझता हूँ आसिफ साहब से पहले तो ये पूछते हैं कि ये अकाउंट खुलता कैसे। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया। अच्छा आसिफ साहब, ये बताइए कि हम अगर अकाउंट खोलना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, जैसे कि बैंक में जाते हैं तो हम बैंक का इंतखाब करते हैं, तो आपके पास जैसे हम आते हैं स्टॉक ब्रोकर का इंतखाब करते हैं, तो सबसे पहले आप हमसे क्या क्या चीज़ें मांगते हैं? देखें, सबसे पहले तो आपको स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाने के लिए नदीम साहब ब्रोकरेज हाउस चुनना पड़ता है। जब आप कोई ब्रोकरेज हाउस चुन लेते हैं उसके बाद उस कंपनी की वेबसाइट पे उसका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। फिर उस पर हमें रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। जब रजिस्ट्रेशन हम उस पर करते हैं तो उस पर वो सारी चीज़ें जो KYC हमें चाहिए होता है, KYC नाउ योर क्लाइंट, तो उसमें सारी डिटेल क्लाइंट की आती है, इन्वेस्टर की, जिसमें उसका शनाख्ती कार्ड, उसका एड्रेस, उसकी प्रूफ ऑफ इनकम, उसका जो है ईमेल एड्रेस, उसका ये वो सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से सारी चीज़ें वो इन्फॉर्मेशन हम उससे लेते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद NCCPL, SECP, NCCPL ये चेक करता है कि हाँ भाई ये इन्फॉर्मेशन जो है इसकी सही है या गलत है। फिर वो बैंक स्टेटमेंट हो गया, वो सारी चीज़ें जो है सब करने के बाद आपके पास OTP पासवर्ड आता है। वो सारे स्टेप बाय स्टेप करने के बाद आपका अकाउंट ओपन होता है। फिर उसके बाद जो है आप हमारा जो कंपनी का या किसी भी कंपनी का जो है वो बैंक अकाउंट्स होते हैं, वो एक में हो चाहे 10 बैंक अकाउंट्स हों, तो उसका अकाउंट नंबर दिया जाता है। फिर उसके बाद वो क्लाइंट उसमें पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। फिर इस तरह जो है वो डिजिटल तरीके से वो अपना अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, यानी कि कोई मुश्किल नहीं है, जिस तरह से हम बैंक अकाउंट खोलते हैं उसी तरह से, क्यों बैंक वाले भी सारी ये चीज़ें करते हैं। चलिए हम शाहिद साहब से पूछते हैं असल सवाल। शाहिद साहब, लोग कहते हैं लाओ माल, और उसमें लोग कहते हैं, कभी कोई कहते हैं जी 10 लाख लाएं, 20 लाख लाएं, ये गोल्डन अकाउंट है, ये प्रीमियम अकाउंट है। क्योंकि आपने माशाल्लाह से आपके जो तजुर्बा रहा है, आपने पोर्टफोलियो भी बनाते हैं, आपने कॉर्पोरेट के साथ भी काम किया है, बड़े इन्वेस्टर्स के साथ भी काम किया। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि क्या एक गरीब आदमी, एक जो कि थोड़े बहुत सरमाया के साथ, फ़र्ज़ करें 20,000 के साथ या 50,000 के साथ आता है, क्या वो अकाउंट खोल सकता है? जी सर, सबसे पहले तो आपने लाओ माल का कहा, तो वो लाओ माल जो लोग आवाज़ लगाते हैं ना, वो तो उसका फाइनेंशियल रिजल्ट आने वाला होता है, वो देखते हैं। कोई न्यूज़ अच्छी आने वाली होती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो देखते हैं। जैसे आप रिफाइनरी सेक्टर को देख लें कि वो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। ऑयल नीचे गिर रहा है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, ऑयल डाउन हुआ है, डॉलर डाउन हुआ है। डॉलर डाउन होने की वजह से मार्केट हमारी अप होना शुरू हो जाती है, तेज़ी हो जाती है मार्केट के अंदर, क्योंकि रुपये की कदर के अंदर बेहतरी आना शुरू हो जाती है। तो उसमें ये कि हमारी मार्केट अच्छी चल रही थी, उसके ऊपर अगर कोई आइटम हमारे को लगता है, हमारे रिसर्च वाले, हमारे मशावरत होती है, रिसर्च वाले हमारे कहते हैं कि भाई रिफाइनरी सेक्टर चलेगा, ठीक है ना, ऑयल गिर रहा है, तो उसके अंदर हम लाओ माल की आवाज़ लगाते हैं। उसमें ये कहा सुबह के अंदर पाकिस्तान रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी के अंदर लाओ माल की आवाज़ लगाई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों आइटम ऊपर के कैप है। पाकिस्तान रिफाइनरी भी ऊपर का कैप है, अटक रिफाइनरी भी ऊपर का कैप है। अच्छा शाहिद साहब, मेरे कहने का मकसद ये था, ये तो मैं आपके इसके बारे में हम गुफ्तगू करेंगे मज़ीद, मगर सबसे पहले मुझे ये बताया, क्या 50,000 रुपये लेके मैं स्टॉक मार्केट में एंटर हो सकता हूँ? जी बिल्कुल इंटर हो सकते हैं। बिस्मिल्लाह करें, 50,000 रुपये का अकाउंट आप एक्टिव करवाएं, और उसके अंदर हम लोग जो है ना सॉफ्टवेयर दे देते हैं आपको ऑनलाइन काम करने का। ऑनलाइन काम करें, अगर आपने 50,000 रुपये लगाएं तो कोशिश करें 50 का शेयर्स ना लें,
ठीक है। शेयर्स आपने लेना है 30,000 के, 40,000 के, डे बाई डे आपको 40 पैसे 50 पैसे मिलते हैं, आप उसको पर ट्रेड करें और प्रॉफिट कमाएं अपना, और सुकून से दूसरे दिन का वेट करें। सबसे पहले आपने न्यूज़ देखनी है। न्यूज़ आपको हम भी बता रहे होते हैं, आप मार्केट में मतलब खबरों के ऊपर भी देख रहे होते हैं कि गवर्नमेंट क्या कह रही है। आज जैसे जो हमारा जो है ना एक गवर्नमेंट का मुआहदा हुआ है, तिजारती मुआहदा हुआ है अफ्रीका के साथ ना, तो ये भी पॉजिटिव खबर है कि भाई तिजारत खुलेगी हमारी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है ना अच्छी चलेगी हमारी, तो इस वजह से मार्केट परफॉर्म करना शुरू हो जाती है। तो 50,000 से बिल्कुल आप अकाउंट एक्टिव कर सकते हैं, उसमें 20,000 भी आप डाल सकते हैं, उसके शेयर्स ले सकते हैं। उसमें हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपने कौन से स्क्रिप्ट लेना है। उसमें PIA भी है, के इलेक्ट्रिक भी है, पाकिस्तान रिफाइनरी भी है, बड़े आइटम भी हैं। लेकिन ये कि 50,000 की जो इन्वेस्टमेंट है ना, तो वो आप समझ लें मिनिमम है। उसको आपने सेफ साइड भी रखनी है और उसमें आपने कमाना भी है, अर्निंग भी करनी है, और वही आपकी इन्वेस्टमेंट है। अगर मज़ीद आपके पास पैसे नहीं है, अगर आप मज़ीद इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो आप 30,000 40,000 को यूज़ करें, 10,000 20,000 आप एक्स्ट्रा रखें। अगर मार्केट रिवर्स होती है, कोई भी बेड न्यूज़ लग जाती है, ये बड़ी अहम बात की आपने, मार्केट रिवर्स होती है। देखिए मुझे खौफ यही आता है जब मैं अपने पैसे भी लगाता हूँ, और तमाम मेरे जो सुनने वाले देखने वाले वो भी ये घबराते हैं कि जनाब हमने पैसे लगाए हमारे डूब ना जाए। तो आपके ख्याल से जब मैं 50,000 रुपये लेके आऊँगा तो सारे के सारे पैसे इन्वेस्ट कर दूँ या ना करूँ? नहीं सर, सारे पैसे इन्वेस्ट नहीं करना। आपने 50 डालें तो मैंने कहा ना, उसका आप 50% 60% आप यूज़ करें। जो 40% होंगे वो आगे के लिए एवरेज करने के लिए आप रखें। कोई लॉस हो जाता है तो आप बर्दाश्त कर सकें। ऐसा नहीं है कि आपको कोई ब्रोकरेज हाउस बोलेगा भाई आपने 60,000 रुपये का लॉस कर लिया या 10,000 रुपये का लॉस किया, मज़ीद आप 10,000 रुपये जो है ना अकाउंट के अंदर क्रेडिट करवाएं। तो उसमें ये होता है कि आपने 60% 70% यूज़ करना है अपने अमाउंट को, और उसके आप शेयर्स ले लें, और 30% 40% आपने अपने पास मार्जिन रखना है कि अगर कल को मार्केट गिरावट का शिकार होती है, नीचे आती है, डॉलर दोबारा से ऊपर जाना शुरू हो जाता है, ऑयल बढ़ता है, कोई और मसले मसाइल आ जाते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज आ जाते हैं, तो आपने क्या करना है कि वो जो 30,000 या 30% आपके पास जो अमाउंट होगा वो आप एवरेज कर सकते हैं अपने शेयर्स की। एवरेज कर लेंगे, मिसाल के तौर पे 20 रुपये का एक आपने आइटम लिया था, अब वो आपको 20 की जगह पे 18 का मिल रहा है, तो आपने उसको एवरेज करा तो वो आपको 19 रुपये का पड़ जाएगा। तो आपको निकलने में, शेयर सेल आउट करने में आसानी होगी। 19 रुपये 19.25 रुपये पर आए, आपको 19 का पड़ा, 19.25 का आए, 19.40 का आए, आपने सेल कर दिया, ये आपका प्रॉफिट हो गया। अच्छा शाहिद साहब, आपने कहा ना मार्केट का उतार चढ़ाव, मैं इसी सवाल को लेते हुए आसिफ साहब आपके पास आऊँगा कि मार्केट का उतार चढ़ाव का आपका पर्टिकुलर शेयर पे क्या असरात होते हैं? सर मार्केट का जो उतार चढ़ाव होता है, देखें हमारी जो मुल्क के हालात अभी जिस पोजीशन पे हम चल रहे हैं उस हिसाब से स्टॉक मार्केट पे बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि अप एंड डाउन जो है मूवली टाइम बाय टाइम मार्केट मूव कर रही होती है। अभी कंटिन्यूसली पिछले 1 वीक से कंटिन्यूसली 500-600 पॉइंट बेसिस मार्केट में कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। तो ये है कि अगर अब 1 वीक अगर अभी निकला है मार्केट में कंटिन्यूसली मार्केट तेज़ी का, तो प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी बनती है। लेकिन इसके साथ साथ जो है मार्केट में वॉल्यूम आ रहा है, थोड़ा फाइनेंशियली जो है वो डिविडेंड्स वगैरह कंपनियां दे रही हैं, बैंकों के रिजल्ट आ रहे हैं, अभी 6 मंथ के रिजल्ट बैंकों के। आपने कहा कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं, तो ये एक आम आदमी को कैसे पता लगेगा कि ये कंपनी का अच्छा रिजल्ट है या बुरा? क्योंकि हर किसी को तो पता नहीं होता, तो आप किस तरह से समझाते हैं? इसके लिए सिंपल है, कंपनी की जो है बैलेंस शीट होती है, उस बैलेंस शीट में कंपनी की सारी डिटेल लिखी होती है कि इसने बैंक से कितना पैसा लिया है, कितने इन्वेस्टमेंट की है, इसका कितना प्रॉफिट है, इसकी अर्निंग कितने हैं, पिछली अर्निंग इसकी क्वार्टर की क्या थी, अभी क्या आई है, फाइनेंशियली जो है 6 मंथ, क्वार्टरली या 9th मंथ, फिर एनुअल रिजल्ट आता है फाइनेंशियल पे। तो ये टाइम बाय टाइम जो है कंपनी अपने शेयर होल्डरों को जो है वो डिविडेंड्स अनाउंस करती है। डिविडेंड होता है सर कैश की सूरत में, तो वो जो है वो कंपनी के IBN नंबर होता है, वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जाता है। पहले हुआ करता था कि फिजिकल होते थे तो वो क्लाइंट्स के पास पड़े होते थे, इन्वेस्टरों के पास, वो भूल जाते थे बैंकों में जमा कराना या, तो अब जो है वो IBN नंबर के साथ डिजिटल हो गया है, डायरेक्ट जो डिविडेंड्स कंपनी देती हैं वो डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में चले जाता है। ठीक है आसिफ साहब, अच्छा मुझे एक बात बताएं, शाहिद साहब आप हैं, आसिफ साहब है, दोनों कह रहे हैं मार्केट का उतार चढ़ाव देखे, कंपनी के रिजल्ट्स देखे, तो आम आदमी किस तरह से ये फैसला करे कि कौन सी सेक्टर में काम करें
और कौन से ऐसे शेयर्स लें जिसमें मुनाफा हो, क्योंकि कभी हमें क्या कोई कहता है जनाब OGDC ले लें, कभी कोई कहता है निशात मिल ले लें, कभी कोई कहता है TRG ले लें, तो हमें तो समझ ही नहीं आता कौन से शेयर लें। और फिर हमें सिर्फ ये होता है कि हमें प्रॉफिट चाहिए। तो आप लोग ब्रोकर होते हैं, हम आपके पास आते हैं और अमूमन जो है आपके मशवरे पे काम करते हैं तब भी हार जाते हैं, अपने मशवरे पे करते हैं तब भी हार जाते हैं। तो ये बताएं कि वो जो लोग कहते हैं ना कि जनाब एनुअल साल में इतने रिटर्न आ रहे हैं, कमा रहे हैं, तो वो लोग कैसे कमाते हैं? सर असल में मसला ये होता है कि एक तो पहले वो रिजल्ट देखते हैं, ठीक है, और जो हमने क्लाइंटों को बताना होता है, तो हमारे भी अगर व्हाट्सएप ग्रुप है या कोई ईमेल है, हम लोग ईमेल कर रहे होते हैं क्लाइंट्स के पास, जो है ना, तमाम क्लाइंट्स के पास ईमेल जा रही होती है, रिजल्ट हम लोग देख रहे होते हैं कि ये पे आउट क्या दे रहा है, डिविडेंड दे रहा है, बोनस दे रहा है, अर्निंग कितनी है। अगर वो डिविडेंड भी दे रहा है, अर्निंग उसकी 2 रुपये की है तो कोई फ़ायदा नहीं है, उसकी अर्निंग भी होनी चाहिए साथ साथ, और डिविडेंड भी वो अगर अनाउंस कर रहा है, जैसे एग्रो पावर कादिरपुर है, ठीक है, अभी हमने जो है ना क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था कि आप एग्रो पावर कादिरपुर में काम करें, 5 रुपये उसका डिविडेंड है, लोटे केमिकल का 4 रुपये का डिविडेंड है। तो ये ऐसे स्क्रिप्ट हैं जो हम अपने क्लाइंटों को बता रहे होते हैं वक्तन फ़वक्तन। और आपको पता है अप एंड डाउन का मसला ये मार्केट का कि रोज़ की पाकिस्तान में नई न्यूज़ है, तिजारत के हवाले से भी, पॉलिटिकल इश्यूज़ भी कुछ आ जाते हैं। अभी डॉलर आपने देखा होगा कंटिन्यू 10 दिन से जो है ना डाउन हो रहा है, ऑयल भी डाउन हो रहा है, उस वजह से मार्केट के अंदर तकरीबन 1 वीक, जैसे आसिफ साहब ने कहा 1 वीक और 10 डेज़ ये मार्केट अप हो रही है। और अभी हम देखेंगे कि मंडे से मज़ीद और तेज़ी होगी। आज भी तकरीबन 600 पॉइंट का मार्केट में इजाफा हुआ और रिफाइनरी सेक्टर अच्छा चला। रिफाइनरी सेक्टर हो गया, अभी बारी आ जाएगी सीमेंट सेक्टर की बारी आ जाएगी आपकी। और मतलब जो हमें लगता है कि क्लाइंट को रिकमेंड करना चाहिए वो हम उनको वक्तन फ़वक्तन शेयर्स बता रहे होते हैं। अब एक छोटा आइटम है हेस्कोल पेट्रोलियम, 4 रुपये 90 पैसे पे ऊपर का कैप हुआ है। मसला ये हुआ कि उसकी कोई हेयरिंग चल रही थी कोर्ट के अंदर, तो वो जो 10 बंदे उसके अंदर नॉमिनेट थे वो उन्होंने उनका नाम भी जो है ना इखराज कर दिया, ठीक है, ये पॉजिटिव खबर थी। दूसरा, कल ये डिसीजन कोर्ट के अंदर हुआ है, आज जो है ना उन्होंने बोर्ड मीटिंग अनाउंस कर दी हेस्कोल पेट्रोलियम वालों ने, ठीक है। उसकी वजह से ये दोनों पॉजिटिव खबरें लगी और हेस्कोल पेट्रोलियम ऊपर का कैप हो गया 4 रुपये 90 पैसे पे। अब आप बताएं जो 50,000 रुपये लेकर आया है, 5,000 शेयर वो ले सकता है, ठीक है, 25,000 रुपये की उसकी वर्थ हो रही है, 2 रुपये 3 रुपये मिलते हैं उसको ऊपर सेल आउट कर दे, 5,000 के ऊपर 15,000 रुपये 12,000 रुपये उसको प्रॉफिट हो जाता है। मगर शाहिद साहब कता कलामी माफ, आप देखें जो लोगों ने 300 का हेस्कोल लिया था वो तो डूब गए। तो आज आप एज अ ब्रोकर कह रहे हैं कि जनाब अभी आप ले लें, तो ये स्टॉक मार्केट का हमें समझ नहीं आता। मैं जब हमें कहता हूँ मतलब जो आम जो लोग हैं, देखें ना, आप लोग ट्रेडर्स होते हैं, आपके पास हम आते हैं या इन्वेस्टर्स आते हैं, 300 रुपये वाली चीज़ 3 रुपये पे चलेगी, तो ये क्या वजूहत होती है? अब 3 रुपये से वापस अगर ये 300 पे चले जाएगी, मुझे समझ नहीं आता ये होता कैसे। सर इसमें मसला ये है कि देखें वो 300 से डायरेक्ट तो आई नहीं है कि वो 3 रुपये पर आ गई हो, ठीक है, डे बाय डे आई है वो, ठीक है, मंथ में आई है, साल के अंदर आई है, तो वो क्लाइंट को बता दिया जाता है कि भाई ये इसकी नेगेटिव न्यूज़ लगी है, फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छे नहीं है, या कोई जो है ना गवर्नमेंट कोई इसके खिलाफ एक्शन करने वाली है, तो वो उस टाइम पर अगर 300 का लिया था तो 295 और 290 के अंदर हम मूव करा देते। यानी मार्केट से जिद ना करें, अगर जब नीचे जा रही है और नेगेटिव खबरें आ रही हैं तो मतलब हमें माल कम कर देना चाहिए। जी जी बिल्कुल, और जो है ना अपने ब्रोकर की सुननी चाहिए और खबरों से जो है ना सर ब्रोकर की सुनते हैं तभी तो फंसते हैं। बहुत से लोग कहते हैं जनाब मैं इस ब्रोकर के पास गया था मर गया, उस ब्रोकर के पास, तो और हम अपनी भी चलाते हैं तब भी हार जाते हैं। तो ये मुझे बताएं जीतने का तरीका क्या है? सर जीतने का यही है, देखें आप जब तक आपको खबरें नहीं पता होंगी ना और जब तक आप किसी की नहीं सुनेंगे, मशावरत जो है ना हमारे दीन में भी है, ठीक है, कि आप हाँ मशावरत करें, मशवरे से काम करेंगे, रीड करके काम करेंगे, न्यूज़ देख के काम करेंगे, इंशाल्लाह लॉस नहीं होगा। उस टाइम पर भी क्लाइंट सिर्फ ये चाहते हैं हमारे कि अगर हम आए हम पैसे दे दें फला साहब को और वो इसके अंदर प्रॉफिट करके देते हैं। सर ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा। जैसे पॉलिटिकल इश्यूज चलेंगे, जैसे पाकिस्तान के हालात होंगे, क्योंकि हर मुल्क का जो है ना इकोनॉमी जो है वो उसके मुल्क के ऊपर उसके हालात पर बेस करती है, ठीक है। अगर हमारे मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो है ना आप जो है ना कमा सकते हैं, ठीक है। हालात ख़राब थे, प्रेशर था पाकिस्तान के अंदर, डॉलर इंक्रीज़ हुआ जा रहा था, गवर्नमेंट जो है ना तवज्जो नहीं दे रही थी, डॉलर आपने देखा 240 और इंटरबैंक में 245 की आवाज़ें आ रही थी, उस वजह से जो है ना मार्केट डाउन हो रही थी, प्रेशर के अंदर थी। अब जब क्लाइंट को कहो कि भाई डॉलर बढ़ रहा है,
आप शेयर्स निकाल दो, तो उनको चाहिए कि वो डिसीजन ले लें, वो हमारी सुने, वो खबरें सुने, उसके बाद वो सेल आउट माल कर दें। ठीक है, अगर वो उस लेवल के ऊपर माल सेल आउट किया हुआ होता, आज उनको हम माल परचेस करा रहे होते कि आज आपने माल परचेस करना है। और रहा हैस्कुल की जो बात कर रहे थे आप कि भाई 3 रुपये 4 रुपये 90 पैसे पे, आप बताएं कौन सा बुरा है। 5 रुपये वाला एक आइटम है, अगर आप 50,000 रुपये भी लेके आते हो, 5,000 शेयर ले लो, आपके 25,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट हो गई, या आपकी 50% इन्वेस्टमेंट हो गई, बाकी कोई एक और आइटम ले लें। अब जो हैस्कुल की मैंने आपको 2 खबर दी, वो हमने अपने क्लाइंटों के साथ भी शेयर करी हैं, कॉल्स कर भी बताएंगे उनको, ईमेल्स कर भी बताएंगे। अब अगर वो नहीं, मगर शाहिद साहब मसला ये होता है कि आप लोग तो बड़े अक्ल और शऊर के साथ, नॉलेज के साथ काम कर रहे होते हैं, मगर क्लाइंट को बाज वक्त आप जज्बाती कर देते हैं, बाज वक्त मार्केट जज्बाती कर देती है, और फिर क्लाइंट जो है वो यही तवक्को करता है कि जनाब बस अब मैं इसमें पैसे लगाऊंगा तो पैसे डबल हो जाएंगे। सर यहाँ मैं आपसे आपकी बात काट के कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि सर इसमें कुछ हमारी गलतियाँ, कुछ इन्वेस्टर की ये होती है कि हम कंपनी का फाइनेंशियल नहीं देखते कि कंपनी एज आ ग्रो कर रही है या उसके अर्निंग पे फ़र्क है या उसका पी रेशो जो है वो हम देख रहे हैं। अगर एक चीज़ कंटिन्यूसली 4 रुपये से चल के वो 180 तक चली जाती है जी, तो उसकी वजह क्या है? अब हमने ना ही उसका पीए रेशो देखा, ना ही हमने उसका कैश फ्लो देखा कि भाई वो कंपनी एज आ फाइनेंशियल मजबूत है भी या उसका सिर्फ शेयर ऊपर जा रहा है। तो ये कुछ गलतियां हैं सर जो है वो इन्वेस्टर की भी, वो जल्दबाजी में जो है वो अपना डिसीजन ले लेता है। बस ज़रा सा चढ़ती है मार्केट तो फ़ौरन कोई न्यूज़ आ गई, इंटरेस्ट रेट बढ़ा, इंटरेस्ट रेट घटा, डॉलर बढ़ा, डॉलर घटा, तो उसमें फिर वो बाद में जो है वो पछता रहे होते हैं कि हमने डिसीजन गलत लिया। अभी आप IMF का देखें सर, कितने महीनों से चल रहा है। आसिफ साहब आप कहते हैं कि कंपनी के जो है फाइनेंशियल्स देखे, शाहिद साहब कहते हैं कि जनाब मार्केट देखे। अभी तक जो लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, लोग कहते हैं जब हम मार्केट देखते हैं, मार्केट तो तेज़ी में होती है मगर हमारे शेयर नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। कई दफ़ा हमने देखे शेयर्स नीचे हैं और मार्केट बहुत ऊपर है। तो इसकी वजह क्या है? मेरा ये सवाल आप दोनों से है, तो आपके नज़रिए में क्या है और शायद साहब आपके नज़रिए में क्या है? तो मैं चाहूँगा पहले आसिफ साहब आप बताएं आपके नज़रिए में क्या है। सर मार्केट का सुनैरियो ऐसा है कि अब तेज़ी मंदी में इन्वेस्टर शेयर तो उठा लेता है, उसको ब्रोकर भी उसको कह देता है ये ले लो, तेज़ी चल रही है, तेज़ी चल रही है, लेकिन वो उसके फाइनेंशियल नहीं पूछता, ना ही वो ख़ुद वेबसाइट देखता है कि भाई इसके फाइनेंशियल इस कंपनी के क्या हैं क्या नहीं है, क्या आया ये इसने पिछले क्वार्टर में या 6 मंथ में, या जैसे भी इसने कुछ डिविडेंड्स अनाउंस किए हैं, या इसकी अर्निंग है या ये लॉस में चल रहा है। तो उसकी वजह से जो है ना वो कुछ स्क्रिप ऐसे होते हैं कि वो उनमें मार्जिन नहीं होता, वो बिल्कुल डेड होते हैं, कुछ डिफ़ॉल्ट होते हैं, तो वो शेयर्स वो इन्वेस्टर उठा लेते हैं। तो जो कंपनी के डिफ़ॉल्ट शेयर होते हैं या कुछ जो है वो फिर उनको बाद में पता लगता है कि ये तो डिफ़ॉल्ट है, ये तो डीलिस्ट हो गया है, तो फिर वो ब्रोकर को कहते हैं कि यार आपने हमें ये दिला दिया, ये तो डिफ़ॉल्ट में है, वो सस्पेंड हो जाते हैं फिर। तो उसकी वजह ये होती है कि सर वो कंपनी के पूरे फाइनेंशियल नहीं देखते हैं कि आया ये डिफ़ॉल्ट में है, क्यों है, क्या वजह है, इसका नेचर ऑफ डिफ़ॉल्ट क्या है। डिफ़ॉल्ट से निकलते फिर कैसे हैं? डिफ़ॉल्ट से इस तरह निकलते सर कि उसके अलग अलग जो होते हैं सर, नेचर ऑफ डिफ़ॉल्ट होता है, उसमें अलग कैटेगरीज होती हैं, अलग उसका जो है वो क्लास होती है कि किस पे उसको किस पर्पस पे। चलिए आसिफ साहब यही सवाल मैं आगे को ले जाता हूँ। शाहिद साहब लोग अक्सर कहते हैं कि जनाब मैंने फाइनेंशियल्स भी देखा था, डिविडेंड देने वाले शेयर्स थे, मगर जो अब हमने शेयर लिया वो आगे नहीं बढ़ रहा। और कुछ ऐसे छोटे शेयर्स होते हैं हम देखते हैं जो 8 आने 12 आने के होते हैं, वो 18 रुपये तक पहुँच जाते हैं, और कुछ 40 रुपये का शेयर 180 रुपये तक पहुँच जाता है। मैं मिसाल दूंगा आपको, जैसे टैली हो गए, TRG हो गए। तो इन शेयर्स के बारे में हमें किस तरह से पता लगेगा कि ये जनाब कि ये 12 आने से 18 रुपये तक जा सकता है या ये 40 रुपये से 180 रुपये तक? तो मुझे ये जाहिर है मैं क्या तमाम जो मेरे देखने वाले हैं वो यही चाहेंगे, कोई तरीका तो बताएं जिससे हमें पता लगे कि ये शेयर जो है ये 40 रुपये से 180 पे जा सकता है। क्या तरीका होता है? सर सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करता चलूँ कि जो आइटम नहीं चलता ना क्लाइंट का, जो आपने कहा कि मूव नहीं कर रहा और वो 18 पैसे पर आ गया या वो 8 आने के ऊपर आ गया, मसला ये होता है कि साल 2 साल इसकी बैलेंस शीट उन्होंने नहीं शो की हुई होती।
ठीक है, ऑडिट नहीं कराया हुआ होता, उसकी वजह से उनको डिफ़ॉल्ट काउंटर के अंदर डाल देते हैं, डिफ़ॉल्ट सेगमेंट के अंदर होते हैं वो। पता लगता है कि उनके 1 नोटिस या 2 नोटिस जो है ना उनको स्टॉक एक्सचेंज देता है, उसके बाद फिर वो अपना जो है ना ऑडिट भी करवाते हैं और रिजल्ट भी अनाउंस करने के लिए बोर्ड मीटिंग कॉल करते हैं। जैसे अभी लास्ट टाइम आपने देखा कि हेस्कोल बिल्कुल मरा हुआ था, ठीक है, बिल्कुल डाउन हुआ था वो, उसके बाद उन्होंने बोर्ड मीटिंग अनाउंस करी, ये शेयर्स चलना शुरू हो गए। और जैसे क्लाइंट के बारे में अगर आपने पूछा हमारे से कि क्लाइंट को कैसे पता लगेगा कि भाई ये शेयर्स कब चलेगा, तो क्लाइंट्स को चाहिए कि हमसे भी राब्ते में रहे और दूसरा उसका रिजल्ट देखे। रिजल्ट जैसी वो अनाउंस करता है, अगर उसकी अर्निंग अच्छी है तो समझ लें ये परफॉर्म करेगा, या आने इन फ्यूचर जो है ना मज़ीद ऊपर जाएगा। जैसे मार्केट अभी वक्तन फ़वक्तन आप देख रहे होंगे, तो अभी छोटा शेयर हो बड़ा शेयर हो सारे परफॉर्म करना शुरू हो गए। सर ये बताएं, आपने कहा आपसे राब्ते में रहें, मार्केट खबर आती है रात को 10 बजे किसी भी शेयर के बारे में या कोई पॉलिटिकल खबर आती है, तो रात 10-11 बजे क्या आपसे कोई राब्ता कर सकते हैं आपका क्लाइंट? जी बिल्कुल राब्ता कर सकते हैं और करते भी हैं क्लाइंट, ऐसा नहीं है कि 24 घंटे में वो किसी टाइम पर भी राब्ता। मगर वो तो कहते हैं जनाब आप अगर 1 करोड़ रुपए वाले क्लाइंट हो तब हम आपको ये सर्विस देंगे। तो आप अगर इंडिविजुअल ब्रोकर हैं, मैं एक छोटा आदमी हूँ फर्ज करें, तो मैं आपके पास आता हूँ, मेरे पास तो 25,000 का अकाउंट है, तो क्या आप मुझे रात को इन्फॉर्म करेंगे, या जो साहब बहुत बड़े अमीर होते हैं सिर्फ आप उन्हीं लोगों को इन्फॉर्म करते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, इसमें सर ये ऐसा कुछ नहीं होता। क्लाइंट होता है, चाहे वो 5,000 वाला हो चाहे वो 50 लाख रुपए वाला हो। सर्विस हम दोनों को वही प्रोवाइड करते हैं जो हम अमीर को करते हैं वही गरीब को करते हैं, ठीक है, भले उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी भी हो। हमारे पास ऐसे क्लाइंट हैं कि जिनकी इन्वेस्टमेंट हुई भी है, उन्होंने शेयर्स लिए हुए, लेकिन वो अभी मार्केट में काम नहीं कर रहा है, साल 2 साल काम नहीं कर रहा है, कोई कनाडा चला गया, कोई कहीं चला गया, वो उसके बाद आने के बाद जब वो मार्केट में काम करेंगे, लेकिन हमारी कॉल्स उनको जा रही होती हैं, हमारी जो है ना मैसेज उनको जा रहे होते हैं और हम उनसे राब्ते के अंदर रहते हैं। वो किसी टाइम पर भी हमसे कॉल कर सकते हैं, हम भी कॉल करके बताते हैं कि सर ये न्यूज़ आई है, आपके आइटम में इसने ये डिविडेंड दिया है, इसने ये बोनस दिया है, इतना % आपको मिलेगा। तो हम तकरीबन हमारी कोशिश ये होती है कि हम मोर देन 60-70% उनसे राब्ते में रहते हैं। अच्छा आसिफ साहब, इन्होंने एक बात की कि जनाब चाहे वो छोटे इन्वेस्टर हो या बड़े इन्वेस्टर हो, 24 घंटे ये इन्फॉर्म रखते हैं। मुझे ये बताएं कि अगर कोई 100 शेयर लेता है और कोई 1 लाख शेयर लेता है, उसका फ़र्क क्या होता है? सर फ़र्क इसमें कुछ नहीं होता, उसको अपडेट करना रखना बहुत ज़रूरी है क्लाइंट को, चाहे वो 100 शेयर का काम करे चाहे वो लाख शेयर का काम करे। अब क्लाइंट हैं, बाज़ दफ़ा अपने ऑफिसेज़ में, अपने कंपनी में कोई सर्विस कर रहा है, कोई बिज़नेस कर रहा है, बिज़ी होते हैं, तो हमारा ये काम होता है डीलर का, एज अ डीलर हम अपनी सीट पे बैठे हैं, तो हमारा ये काम होता है अगर मार्केट अप हो जाती है तो हम उसको कॉल करते हैं। तो मुझे ये बताया, मैं 100 शेयर करके 50 शेयर यानी मुख्तलिफ कंपनियों को ले सकता हूँ, या मखसूस शेयर में काम करूँ, या मैं बस लेते जाऊँ तमाम शेयर ले लूँ? नहीं, वो सर एक कैटेगरी बनानी पड़ती है इसको इन्वेस्टर को, उसको हम गाइड करते हैं कि भाई आप ऐसी कैटेगरी बना लें, कुछ एक ही सेक्टर में ना करें, जैसे सीमेंट सेक्टर है, ऑयल सेक्टर है, बैंक सेक्टर है, रिफाइनरी है, स्टील सेक्टर है, तो एक कैटेगरी बना लें, उसमें हर कंपनी के कुछ शेयर रखें जो फाइनेंशियली डिविडेंड्स भी दे रहे हैं, बोनस भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही शेयर में सारी इन्वेस्टमेंट कर दी, अब वो ब्लॉक हो गया तो आपकी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो गई। आपका कहने का मकसद ये है कि पोर्टफोलियो बनाया जाए और अच्छा पोर्टफोलियो बनाया जाए ब्लू चिप्स का। ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो छोटे छोटे शेयर बाय कर लिए, 1-1, 2-2 रुपये वाले, 80 पैसे वाले, और कुछ डिफ़ॉल्ट में हैं, कुछ डीलिस्ट हुए हैं, वो आपने ले लिया, फिर आप कह रहे हैं कि मुझे तो साल हो गया इन्वेस्टमेंट करे हुए, मेरे को तो कुछ खिचड़ी बना दी, मान पड़ा 50-100 शेयर लेके खिचड़ी बना दी। ऐसा नहीं है कि ब्लू चिप्स की जो है वो कैटेगरी बनानी चाहिए हर कंपनी की, हर जो है वो आइटम उसमें हो, आपके पास पूरा पोर्टफोलियो आपका बना हुआ हो, ताकि एक कंपनी अगर लॉस में है तो दूसरी कंपनी डिविडेंड दे रही है तो उससे आपकी गाड़ी चलती रहे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। नाज़रीन, आपने देखा जो सवालात मैंने किए वो असल सवाल ये था कि क्या 10,000 से भी अकाउंट खोल सकते हैं? इन्होंने कहा जी खोल सकते हैं। फिर मैंने कहा क्या मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, या मालूम पड़ा अक्सर लोग कहते हैं जनाब प्रीमियम अकाउंट ले लें, गोल्ड अकाउंट ले लें, तो क्या मेरी इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिलेगी वो वही मिलेगी जो प्रीमियम अकाउंट वालों को मिलेगी? तो मैं उस ब्रोकर का इंतखाब करूँगा जो वही इन्फॉर्मेशन मुझे भी दे रहा हो और दूसरे क्लाइंट्स को दे रहा हूँ। मैं जब ब्रोकर के पास जाऊँगा तो मैं उनसे ये भी पूछूँगा कि मैं पोर्टफोलियो में क्या 50 किस्म के शेयर्स रखूँ या मखसूस कुछ शेयर्स रखूँ। इनका भी जवाब इन्होंने दिया
कि जनाब एक अच्छे डिविडेंड देने वाले शेयर्स को आप पोर्टफोलियो में रखें। फिर उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने शायद साहब से पूछा कि जनाब नुकसान हो सकता है और कितना इन्वेस्टमेंट करें, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की सारी की सारी सरमायाकारी एक साथ ना करें। तो इन सब बातों के बाद मैं अपने तौर पे ये सोचूंगा कि अगर मुझे इनके पास अकाउंट खोलना है और किसी और के पास खोलना है तो मैं फ़र्क देखूंगा। अगर ये मुझे 24 घंटा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ये मेरा पोर्टफोलियो बना सकते हैं, ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पहले से बता रहे हैं, ये मुझे बता रहे हैं कि कौन से शेयर सेंटिमेंट से बढ़ रहे हैं और कौन से अपने फंडामेंटल्स पे चढ़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मेरा इंतखाब ऐसे ब्रोकर की तरफ होगा, ना कि वो ब्रोकर जो मुझसे कहे कि जनाब अगर 1 करोड़ दोगे तो प्लैटिनम मेंबरशिप मिलेगी और अगर 50,000 दोगे तो ऑनलाइन कर लेना, मुझे फ़ोन मत करना। हमारे यहाँ हम अक्सर गलती यही करते हैं कि हम ट्रेडर से, ब्रोकर से बात नहीं करते, हम बड़े बड़े नामों के पीछे चले जाते हैं। मगर हकीकत यह है कि आपकी इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाने में एक अच्छे ट्रेडर का जो किरदार है, जो एक अच्छे ब्रोकर का किरदार है, वो कोई और अदा नहीं कर सकता। मगर साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि अपने अक्ल व शऊर से काम करें, सारी की सारी सरमायाकारी एक साथ ना करें और ना ही ब्रोकर पे एतमाद करें, ना ही मार्केट पे करें, ना ही अपने आपको सबसे बेहतरीन इन्वेस्टर या बहुत ही अक्लमंद ट्रेडर समझें। मार्केट के हिसाब से अक्ल व शऊर के साथ काम करें, एक्साइटमेंट को साइड पे रखें। मार्केट जज्बात से चलती है मगर आप जज्बात से ना चलें। उम्मीद करता हूँ आज का शो पसंद आया होगा और हम कोशिश करेंगे इस किस्म के सेगमेंट्स ज़रूर आइंदा आने वाले दिनों में भी अपने प्रोग्राम में लेके आएँ, ताकि आपको अवेयरनेस हो, ताकि आपको पता हो कि किस तरह से आप ब्रोकर का इंतखाब कर सकें, किस तरह से आप शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकें और किस तरह से आप इस स्टॉक मार्केट में पैसे कमा सकें। उम्मीद करता हूँ आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर पसंद आया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज़ और सोशल मीडिया ट्रेंड्स सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। MM न्यूज़ की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।